आज हम लोग को स्टार्ट करना है यहाँ से प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी किस तरीके से किया जाता है। प्रोसेस प्रिंसिपल्स कर चुके थे, चैप्टर का नाम क्या था, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो प्रिंसिपल्स तो हो गए थे, प्रिंसिपल के बाद क्या बचता है, प्रोसेस। तो कैसे करेंगे उस प्रोसेस को बता रहे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। बताइए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो। लेकिन ज्यादातर जीवों में कैसा होता है, डीएनए, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है कि अनस्टेबल। जेनेटिक इंफॉर्मेशन अच्छे से स्टोर करता है या बुरे तरीके से, अच्छे तरीके से स्टोर करता है। जबकि इसको काटने के लिए, डीएनए को अगर आप काटना चाहते हो कैंची की मदद से, कैंची का नाम आरी, तो आपको डीएनए पहले प्योर फॉर्म में चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये फ्री होना चाहिए कि दूसरों के साथ, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल के साथ बैठा हुआ है, ये फ्री होना चाहिए। सेल के अंदर कौन है, बहुत कुछ है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, लिपिड है, एंजाइम्स हैं, बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ये फ्री होना चाहिए दूसरों से। इसका मतलब डीएनए बंद है कहां पे, ये सेल, और सेल के अंदर भी कहां बंद है, सेल के अंदर यहां बंद है ना, न्यूक्लियस में। तो डीएनए मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए लिखा है कई मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसीलिए इसको तोड़ना पड़ेगा, सेल को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के डीएनए बाहर आएगा। और किसके साथ बाहर आएगा, अदर मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड एक्सेट्रा, ठीक है। और कह रहा है ये काम करने के लिए आपको बैक्टीरिया सेल से अगर डीएनए निकालना है, प्लांट सेल से निकालना है या एनिमल सेल से निकालना है, तो इनको एंजाइम के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, इनको किसी एंजाइम के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। बैक्टीरिया सेल की दीवार को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम, प्लांट की दीवार किसकी बनी थी, सेलुलोज, तो तोड़ने के लिए सेलुलेज। और फंजाई की किसकी बनी होती, काइटिन, तो उसके लिए क्या चाहिए, काइटिनेस, काइटिनेस। फिर बोला है कि क्या आप जानते हो कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये बहुत बड़ा पॉलीमर है। सही बात है, डीएनए बहुत बड़ा पॉलीमर है। फिर लिखा है इंटर बाइंडेड विद प्रोटीन, मतलब ये डीएनए है और यहां स्टोन प्रोटीन होती है, याद करो। तो डीएनए पे कौन सी होती है, स्टोन प्रोटीन, याद है। और आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद द राइबोन्यूक्लियस, आरएनए को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम, प्रोटीन जो ये जो प्रोटीन है स्टोन प्रोटीन, इसको पचाने के लिए प्रोटीएस। इसी तरह से अदर मॉलिक्यूल को पचाने के लिए दूसरे एंजाइम से ट्रीटमेंट करा देंगे, जैसे पॉलीसैकेराइड को पचाने के लिए पॉलीसैकेराइडेज, लिपिड को पचाने के लिए लाइपेज, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। अब आपका डीएनए किस फॉर्म में आ जाएगा, प्योर। अब डीएनए बचा, बाकी सबको हमने पचा दिया है, तो प्योर डीएनए जो होता है अल्टीमेटली प्रेसिपिटेटेड आउट, यानी ये जो डीएनए है ये प्रेसिपिटेट के रूप में आपको मिल जाएगा। कब, जब इसमें डालेंगे चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल जब डालेंगे तो डीएनए प्योर फॉर्म में आ जाएगा। किस रूप में आएगा, प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कलेक्ट कर लेंगे, ये हमें धागे के रूप में मिलेगा, और धागे के रूप में मिलेगा, और इसको अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। ये देखिए ये पहले प्रेसिपिटेट आउट हो गया, अब ये हम इसको स्पूलर की मदद से अलग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। तो आपको डीएनए प्योर फॉर्म में मिल गया। डीएनए किस फॉर्म में मिल गया, प्योर फॉर्म में डीएनए मिल गया, क्लियर। अब जब डीएनए हमें प्राप्त हो गया तो हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अगला स्टेप क्या है, अब डीएनए को कैंची से काटेंगे और उसका मनचाहा डिजायर्ड साइज का टुकड़ा प्राप्त कर लेंगे, डिजायर्ड साइज का टुकड़ा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट द परफॉर्म्ड इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए। कह रहा है आरी को संपर्क में लाओ, किसके संपर्क में लाओ, प्यूरिफाइड डीएनए के संपर्क में। जब कैंची कपड़े के संपर्क में आएगी नहीं तो कपड़ा कटेगा कैसे, तो ये प्यूरिफाइड डीएनए के संपर्क में आरी को ले आओ। अब आरी को ऑप्टिमम कंडीशन दो ताकि वो काम कर सके। क्यों ऑप्टिमम कंडीशन, क्यों, एंजाइम अनऑप्टिमम कंडीशन पे काम नहीं कर पाते। कितने डिग्री पे काम करेंगे, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, और ज्यादातर एंजाइम जो होते 4 से 6 पीएच पर औसतन काम करते हैं, सही है कि नहीं। फिर बोला गया एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करा लो। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कराने से क्या हो जाएगा, दो फायदे हैं। एक तो अब आरी ने जो काम कर लिया वो काम रुक जाएगा, आरी का काम खत्म, कैंची का। अच्छा एक बताओ, कपड़ा कट गया तो क्या कैंची चलते रहनी चाहिए, कपड़ा कट गया तो कैंची रोको, फालतू में क्यों चलते रहनी चाहिए। तो वही बोल रहा है
आप जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हो तो ये जो आरई ने अपना काम कर लिया है, अब उसका काम रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा या चेक कर दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा। अब लिखा है डीएनए पर कैसा चार्ज था, डीएनए पर कैसा चार्ज था, किसके कारण था, फॉस्फेट आयन के कारण, और इसीलिए निगेटिव चार्ज देखो लिखा हुआ है। और ये किसकी तरफ भागा था, याद करो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोला था, और याद करो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इधर वेल था, वेल साइड पे क्या था, माइनस, और इधर क्या था, प्लस। जितना छोटा टुकड़ा चाहिए प्लस से लेंगे, जितना बड़ा चाहिए माइनस से लेंगे, ठीक है ना। ये आपको कल बताया था आपको। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए 2। बोला गया जिस प्रकार हमने इसको काटा है वैसे ही वेक्टर डीएनए को काटेंगे और वेक्टर डीएनए का भी टुकड़ा ले लेंगे। अब आपके पास देखो दो चीज अवेलेबल है, आपके पास एक चीज अवेलेबल है वेक्टर डीएनए और एक चीज अवेलेबल है कटा हुआ डीएनए। ये मनचाहा डीएनए जो अब आपने काटा है, और ये वेक्टर डीएनए भी आपने ले लिया। अब दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए क्या कराएंगे आप, लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ है ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस आफ्टर हैविंग द कट ऑफ सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए विद द स्पेसिफिक आरई। याद दिला रहे कल की बात, जिस आरई से इसको काटा है उसी आरई से इसको भी काटेंगे, जिस आरई से इसको काटा है उसी आरई से इसको भी काटेंगे, और फिर किसकी मदद से जोड़ देंगे, लाइगेज की मदद से जोड़ देंगे। जब लाइगेज की मदद से जोड़ देंगे तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था, जो सोर्स डीएनए के रूप में लिया था, और वेक्टर डीएनए के पास वो उसमें क्या मिला दिया जोड़ने के लिए, लाइगेज, लाइगेज ऐड कर दिया। परिणाम क्या होगा, ये कौन सा आर डीएनए बन के रेडी है, आर डीएनए बन के रेडी है। क्लियर। अब आते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग पीसीआर। अब देखो आपके पास क्या है, दो काम कर लिया है, सेल से डीएनए को बाहर निकाल लिया है नंबर 1, और नंबर 2 हमने क्या किया है, हमने सेल के डीएनए को काट लिया है, और काटने के साथ ही साथ उसके टुकड़े अलग कर लिए, मनचाहे टुकड़े अलग कर लिए। अब उन मनचाहे टुकड़ों को आर डीएनए बनाने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन मान लो इन्होंने मुझे एक टुकड़ा दिया, मैंने वेक्टर कहीं से इंतजाम किया, उसको जोड़ दिया, जोड़ के एक पूरी रिंग बन गई, यानी कि आर डीएनए बन गया। अब जो आर डीएनए बना ये मैंने होस्ट में डाला, लेकिन वो होस्ट में गया ही नहीं, अब तो ये बर्बाद हो गया। अब या तो मैं फिर से इनसे मांगू कि भाई एक डिजायर्ड डीएनए दे दो, है ना, और ये कब तक देंगे, है ना। इसका मतलब एक बार ही डीएनए प्राप्त हो सकता है, कई बार मान लो किसी स्पेसिफिक डीएनए की खोज कर रहे हो, मान लो जापान से डीएनए किसी तरह प्रिजर्व करके लाए थे, फिर जापान जाओ। इससे बेटर है कि इसकी बहुत सारी फोटोकॉपीज करके रख लो, यानी इसी को बोलते क्या, एम्प्लीफिकेशन ऑफ इंटरेस्टेड जीन। जिस जीन में इंटरेस्टेड हो उसको एम्प्लीफाई कर दो, और एम्प्लीफिकेशन के मेथड का नाम पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस बार आने की संभावना है, पहले हर बार आता था क्वेश्चन, हर बार आता था, इस बार फिर आएगा, बहुत दिन से नहीं आया है। पूरा नाम पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सा एंजाइम उपयोग में लाएंगे, और चेन क्यों बोला, 2 की पावर n वाला नियम आएगा, 2025 में क्वेश्चन आया था, और मैंने बताया था, कोई नहीं बताता है, मैंने बताया था, और जो पुराने स्टूडेंट जो पूछ के देखो, ये बताया था कि 2 की पावर n यहां पे अप्लाई होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। ये देखो पॉलीमरेज, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे। चेन क्यों, क्योंकि 2 की पावर n, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। और रिएक्शन मतलब रिएक्शन लगातार चल रही है, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया लगातार चल रही है। और दिस रिएक्शन इज मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट सिंथेसाइज इन विट्रो। बोल रहा है कितनी कॉपीज बना लोगे, जितनी चाहो। कौन सा फार्मूला फॉलो होगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n, जो माइटोसिस में भी यही फॉलो होता है, माइटोसिस में भी तो यही फॉलो होता है, ठीक है ना। कितने प्राइमर यूज करेंगे, 2 सेट। देखो जब आप डीएनए को खोलते हो तो ये डीएनए ऐसे खुलेगा, अब जब डीएनए खुलेगा तो एक प्राइमर यहां काम करेगा, एक प्राइमर यहां काम करेगा, तो कितने सेट प्राइमर के लिए आपने, 2। अब प्राइमर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्राइमर क्या होते हैं, छोटे न्यूक्लियोटाइड होते हैं कि बड़े। तो देखो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज, लैब में बनाए गए, केमिकली सिंथेसाइज मतलब लैब में बनाए गए रासायनिक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है। ओलिगो मतलब कम संख्या वाले, ओलिगो मतलब कम संख्या वाले, पॉली मतलब ज्यादा संख्या वाले। तो बताओ ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कम है। कहां बनाए गए हैं, लैब में, इसलिए लिखा है केमिकली सिंथेसाइज स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। और ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ए के सामने यू, सी के सामने
जी, ठीक है ना, जी के सामने सी, मतलब आरएनए की तरह होते हैं ये, ठीक है। फिर बोला गया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके, डीएनए के, मेन डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बनाए जाते हैं। और कौन सा एंजाइम प्रयोग में लाएंगे, हाँ डीएनए पॉलीमरेज। बिना डीएनए पॉलीमरेज के डीएनए से डीएनए कैसे बना लोगे बताओ, बिना डीएनए पॉलीमरेज के डीएनए से डीएनए बनाना संभव है क्या, नहीं है, इसीलिए इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ये एंजाइम जो होता है, ये द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन रिएक्शन एंड जीनोमिक डीएनए एज ए टेम्पलेट। मतलब कह रहा है ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम ये करेगा, ये क्या करेगा, यहां न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा, यहां न्यूक्लियोटाइड डीएनए के जोड़ देगा, तो ये स्ट्रैंड भी रेडी हो जाएगा, ये स्ट्रैंड भी रेडी हो जाएगा। यानी ये प्राइमर को इधर से, प्राइमर इसको इधर से इधर भेजेगा एंजाइम को, ताकि ये वाला बन जाए, और फिर प्राइमर यहां का प्राइमर इसको इधर से इधर भेजेगा ताकि इधर की तरफ भी डीएनए बन जाए। अब दोनों डीएनए बन के रेडी हैं, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, प्राइमर अपने आप हट जाता है। अब देखो एक डीएनए से कितने डीएनए तैयार हो गए, इसी से 2 से 4 से ऐसे 2 की पावर n फार्मूला लगेगा। अगर प्रोसेस को हमने रिपीट कर दिया मैनी टाइम्स, में बार बार बोल रहा हूं 2 की पावर n, तो फिर क्या हो जाएगा, सेगमेंट कैन बी एम्पलीफाइड अप्रोक्सीमेटली बिलियंस ऑफ टाइम्स। बोल रहे हैं आपको अरबों अरबों डीएनए के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे 30 साइकिल में। अब उधर अभी आगे दिया 30 साइकिल में केवल 2 की पावर 30 कर दें तो कितने मिलेंगे, 1 अरब कॉपीज बना सकते हैं। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर हमको कैसा पॉलीमरेज चाहिए, क्योंकि आपको पता है पीसीआर में टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 94 है ना, 94, 54 और 72 अभी बताने जा रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया पर आता है कभी कभी। तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे जो टेम्परेचर के लिए स्टेबल हो कि टेम्परेचर के लिए अनस्टेबल हो। देखो नॉर्मल एंजाइम तो 25 से 40 पे मर गए थे, अभी बताया था, तो वो तो काम करने से रहे, इसलिए स्पेशल वाला डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, उसका नाम है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। और ये निकालते हैं खौलते पानी में पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया से, खौलते पानी में पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया से। और कहीं भी गर्म की बात हो तो थर्मस, बताओ चाय गर्म रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्मस का इस्तेमाल करते हैं, तो थर्मस, ठीक है ना। और पानी में पाया जा रहा था एक्वेटिकस, यानी गर्म पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। और ये आर्की बैक्टीरिया की सामान्य बैक्टीरिया है, ये सबसे पहले पृथ्वी पर बने थे, ठीक है ना। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग मतलब हाई टेम्परेचर। और अभी जब एंजाइम आपने पढ़ा बायोमोलिक्यूल में तो वहां लिखा 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रफली हम बोल सकते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर तक का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डीनेचुरेशन, ये कह रहा है इतना टेम्परेचर क्यों लिया, क्योंकि डीनेचुरेशन के समय इतना टेम्परेचर लेना पड़ता है। ये देखो 94 डिग्री किसके बराबर हुआ, लगभग 100 डिग्री के बराबर हुआ। कह रहा है जब डीनेचुरेशन कराओगे तो आपको ये तापमान रखना ही पड़ेगा, वरना डीनेचुरेशन होता क्या है, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को कृत्रिम तरीके से तोड़ना। कैसे टूटेगा, जब किसी भी कंपाउंड को, केमिकल कंपाउंड को बहुत ज्यादा हाई एनर्जी दे देते हैं तो उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बोल रहा है क्योंकि डीनेचुरेशन के समय आपको टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, तभी तो दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग होंगे। एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ यूज टू लाइगेट विद वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। बोल रहा है कि अब जो एम्पलीफाइड डीएनए है उसको हम जब चाहेंगे तब यूज कर लेंगे। भाई आपने भी बहुत सारी कॉपीज बना के रख ली, अब जब जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। कितने स्टेप में प्रोसेस होती है, 3 स्टेप में। पहला स्टेप, ये तो देखो अक्सर काफी बार तो यही पूछ लिया गया है कि स्टेप का ऑर्डर बता दो, पहला, दूसरा, तीसरा एक्सटेंशन। तो क्या है ऑर्डर, पहला क्या है डीनेचुरेशन, दूसरा क्या है एनिलिंग, तीसरा क्या है, कितने प्राइमर यूज कर रहे हैं, 2, ठीक है ना, एक इधर और एक इधर। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, प्राइमर हमेशा 3' प्राइम पर जुड़ते हैं, 3' प्राइम पर जुड़ते हैं। प्राइमर किस एंड पर जुड़ते हैं, 3' प्राइम पर, टेम्पलेट के 3' प्राइम पर जुड़ते हैं, याद रखना टेम्पलेट के 3' प्राइम पर जुड़ते हैं। और देखो हीट दिया है, कितना हीट दिया है, 94 डिग्री सेल्सियस, क्या कराने के लिए, डीनेचुरेशन। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, इसलिए दोनों अलग हो गए, दोनों के अलग हो जाने को ही बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब प्राइमर आके जुड़ गया,
प्राइमर के जुड़ जाने से ये हाइब्रिड डीएनए बन गया। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया? प्योर है कि हाइब्रिड हो गया? किसी और के साथ कोई और आ गया, इसके सामने कोई और आ गया, इसके सामने कोई और आ गया। ये प्राइमर तो इसका डीएनए का पार्ट है नहीं है ना, ये तो केवल मदद करने आया है। इसका मतलब इस प्रोसेस को एनिलिंग बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए इज आल्सो नोन एज एनिलिंग। दिस इज द सेकंड स्टेप एंड एट दैट टाइम टेम्परेचर इज 54 डिग्री सेल्सियस। इस समय टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। फिर अब इस स्टेप में एक बार क्वेश्चन आया हुआ, किस स्टेप में आप डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हमने अभी टैग पॉलीमरेज बोला था, टैग का मतलब थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज यूज करोगे, किस स्टेप में करोगे? 1 2 3, नाम क्या है उसका? इसका दूसरा नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, क्योंकि देखो पॉलीमर बनते जा रहे हैं, ये देखो इधर बन गया, ये इधर बन गया। पॉलीमराइजेशन। इस समय तापमान कितना रखते हैं? 72 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी में नहीं दिया पर क्वेश्चन आया हुआ है। और ऐसी कितनी साइकिल कर दे? 2 की पावर 30, तो कितने बन जाएंगे? 1 बिलियन। 1 बिलियन। और ये भी नहीं दिया कि इसको किसने खोजा था? कैरी मूलिस। कैरी मूलिस ने खोजा था। और पीसीआर आजकल रूटीन टेस्ट की तरह यूज किया जाता है किस रोग के लिए? एचआईवी। एचआईवी को चेक करने के लिए रूटीन टेस्ट मान लिया गया है। देखो ये थोड़ा सा बता दिया गया। डीनेचुरेशन के समय तापमान कितना होगा? 94। एनिलिंग के समय कितना होगा? और प्राइमर आके जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? एक्सटेंशन के समय चेन पूरी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? और तापमान कितना था? 72। डीनेचुरेशन के समय 94। फिर एनिलिंग के समय प्राइमर का जुड़ना एनिलिंग कहलाता है ना। अच्छा, एक्सटेंशन के समय पूरी चेन बन जाती है ना, एंजाइम काम करने लगता है ना, और इसलिए उस समय तापमान 72 डिग्री सेल्सियस लिया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई? अब एक काम करो, जब आरडीएनए बना ही लिया है तो उसका करें क्या? उसको होस्ट में डालो। आंसर क्या है? इंसर्जन ऑफ आरडीएनए इनटू द कंपिटेंट होस्ट। याद दिला रहा हूं, कंपिटेंट होस्ट। कंपिटेंट होस्ट याद आया? पहले कैल्शियम का पेस्ट लगा दो, उसके बाद उसको आइस पे रखो, और उसके बाद फिर से आइस पाइस करा था, याद? ऐसे बोला था, पाइस मतलब पायरेटेड, पायरेटेड मतलब हीट शॉक देना था। कितने डिग्री का? 42 डिग्री सेल्सियस। फिर से आइस पे रखो, अब अंदर चला जाएगा ये डीएनए, आरडीएनए अंदर चला जाएगा। तो ये एक प्रोसेस थी। एक प्रोसेस थी माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के लिए, एक था जीन गन या बायोलिस्टिक प्लांट के लिए, और डिसआर्म्ड वो रेट्रोवायरस, ये भी एनिमल के लिए था। तो कह रहा है बहुत सारे मेथड थे जिससे आप लाइगेटेड डीएनए को रेसिपिएंट सेल यानी कि होस्ट सेल में डाल सकते हो। रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कंपिटेंट, कह रहा है पहले उसको कंपिटेंट बनाओ ताकि वो रिसीव कर ले किसको? डीएनए को, जो कि प्रेजेंट है कहां? सराउंडिंग में, यानी बाहर। अभी बाहर है, वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। कह रहा अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बीरिंग जीन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक, याद दिला रहा है। कह रहा मान लो शुरुआत में स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने बात की थी कि अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कहां? ई कोली में डाल दें तो ये मरेगा कि नहीं मरेगा? आप बताओ ना, अगर मेरे अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दिया जाए तो मेरे ऊपर एंटीबायोटिक का असर? अब आप बताओ, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने सन 1972 में पहली बार आरडीएनए बनाया था। उसमें साल्मोनेला टाइफीमूरियम, कली की तो बात है, साल्मोनेला टाइफीमूरियम का क्या डीएनए निकाल करके और वेक्टर के साथ डाल करके और उसको ई कोली में ट्रांसफर कर दिया था। अब बताओ ई कोली में ये जीन आ गया कि नहीं आ गया? जो जीन इसमें नहीं था वो आ गया कि नहीं आ गया? और आ जाने की वजह से ही यहां पर क्या हो गई? जीन क्लोनिंग होने लगेगी। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बैक्टीरिया बनेंगे, इसमें सब सारे में कॉपी पहुंच जाएगी। तो इसी को जीन क्लोनिंग बोला था, इसी टेक्नोलॉजी को आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोला था, ठीक है ना। और इसको होस्ट बोला था। तो ये अंदर आ गया। अब इसके ऊपर मैं एंटीबायोटिक डाल रहा हूं, मरेगा कि नहीं मरेगा? अगर कोई बैक्टीरिया के अंदर आपका बनचाहा जीन अंदर आ गया तो वो नहीं मरेगा, और नहीं आया तो देखो क्या लिखा है, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो भेजा है, जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर भेजा है, अगर उसके पास जीन है, कौन सा जीन है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला, जो कि एम्पिसिलिन के लिए मान लिया गया, अगर उसको ट्रांसफर कर दिया गया ई कोली में, जो कि एक होस्ट सेल है, तो अब ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। कह रहा है अब इसमें एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधक क्षमता आ गई। बोलो, पहले नहीं थी, अब आ गई, अब आ गई। इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल ऑन द अगर प्लेट, मैंने बोला था ना कल बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए कौन सी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं? अगर एक कांच की प्लेट ले, अरे ग्लास स्लाइड,
उसके ऊपर अगर वाला सोल्यूशन डाल देते हैं, और अगर एक नेचुरल म्यूकोपॉलीसेकेराइड है जिससे आसानी से ये ग्रो कर जाता है, तो अगर प्लेट पे रख दिया जिसमें क्या है एम्पिसिलिन, कह रहा है तो बताओ क्या ट्रांसफॉर्मेंट होंगे तो मरेंगे कि जिंदा रहेंगे? जिंदा रहेंगे तो ग्रो करेंगे, और अनट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसके अंदर नहीं आया, मान लो इसके अंदर पहुंचा ही नहीं, तो ये क्या करेगा? ये सेल क्या करेगी? विल डाई। इसलिए देखो हाईलाइट कर दिया है, विल डाई। समझ आई बात? कह रहा है इसका मतलब यहां पर ये जो व्हाइट लाइन लिखी हुई इसमें क्या लिखी हुई है? इसका मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग किया, इसलिए हम उसे क्या मानेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का काम ही था रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर दो। अब देखिए, अब आपका आरडीएनए होस्ट में जा चुका है। अच्छा, कोई भी जेनेटिक्स कहती है कि डीएनए से हमेशा क्या बनता है? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसकी थी, इसके पास आ गई। अब आरएनए उसे देख करके क्या बना देता है? प्रोटीन। तो यानी ये प्रोटीन की चेन बन गई। अब इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो गई। जब भी कोई चीज एक्सप्रेस होती तो किस रूप में एक्सप्रेस होती? प्रोटीन की चेन के रूप में। बोलो, यही तो सीखा था जेनेटिक्स में। और यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है कि बाई डायरेक्शनल? जनरली यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन एक वायरस है राउस सार्कोमा वायरस, उसमें बाई डायरेक्शनल हो जाता था। तो कह रहा है इसीलिए देखो, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब आप बताओ, ये जीन कहां डाला था आपने? ई कोलाई में। क्या ये इसका खुद का डीएनए था? किसी और का डीएनए अब ई कोलाई के अंदर आ गया, तो किसी और की बॉडी के अंदर किसी और की प्रोटीन बन रही है, इसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे, और इसे हेट्रोलोगस हेट्रोजीनस होस्ट बोलेंगे। ठीक है ना? हेट्रोलोगस कहीं लिखा होगा। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। जब आप कोई भी इंसर्ट करते हो कोई एलएन डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर, यानी क्लोनिंग वेक्टर के साथ ही करोगे, अकेले तो करोगे नहीं, तो वो ट्रांसफर होगा बैक्टीरिया में या प्लांट में या एनिमल सेल में। अब डीएनए क्या करेगा? मल्टीप्लाई कराएगा। सभी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, जितनी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी नो, ऑलमोस्ट ऑल द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, अल्टीमेट एम क्या है? एक मनचाही क्या बनाना? प्रोटीन बना के बताए, मनचाहा प्रोटीन बनाना। हैंस देयर इज नीड फॉर आर डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड, यानी जरूरत है आर डीएनए को एक्सप्रेस कराने की जरूरत पड़ेगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस कराना पड़ेगा, और एक्सप्रेस कराने के लिए आप एप्रोप्रिएट कंडीशन दोगे। जब तक आप उचित वातावरण नहीं दोगे कैसे वो करेगा? एक बात बताओ, आप नीट का पेपर देने जाओगे 3 मई को, ठीक है ना? जब वहां पे आपके अकॉर्डिंग पता लगा वहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है बगल में, आप पेपर दे रहे हो, क्या मन लगेगा? आप पता लगा पेपर दे रहे हो और क्या है, लाइट एकदम से चली गई, अंधेरा एकदम, आप टॉर्च, वहां तो मोबाइल भी अलाउड नहीं है। अब आप रोशनी में देख के वो दे रहे हो, क्या आपका पेपर सही जाएगा? तो इस चीज की व्यवस्था स्कूल को करनी पड़ती है। स्कूल पहले से ही अपने जनरेटर अपडेट और ये सब कर लेता है, टेक्नीशियन वहां अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अगर टाइम बर्बाद हुआ तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए देखोगा आजकल अब तो सीसीटीवी फुटेज कंपलसरी कर दिया, बायोमेट्रिक होती है आपकी, है ना? तो एप्रोप्रिएट कंडीशन होगी तभी आप अपना काम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है? द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इनटू द होस्ट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल डिटेल। कह रहे हैं लाइट गई तो हो सकता है, जा सकती है भाई, मैंने पूरी व्यवस्था करी, लाइट अचानक से फॉल्ट हो गई। अब ये क्या, अचानक से वो हो गया तार उसका आगे से खराब, अभी हो गया ना आपके सामने, तो अचानक से हो गया, फिर उसको तुरंत तो रिपेयर कराएगा, कुछ तो टाइम बर्बाद हुआ। तो इसके लिए टेक्निकल डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी तभी रिपेयर हुआ ना। अगर टेक्निकल डिटेल की जरूरत, टेक्निकल नॉलेज होती ही नहीं तो क्या रिपेयर हो पाता? नहीं हो पाता। तो कह रहा है इसी तरह आपको टेक्निकल डिटेल की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है आफ्टर हैविंग द क्लोन जीन, जो आपके पास क्लोन जीन है, जो इंटरेस्टेड जीन था आपका, ठीक है ना, उसको आप कैसी कंडीशन दोगे? ऑप्टिमम कंडीशन, तब वो एक्सप्रेस हो जाएगा, और एक्सप्रेस होके क्या बना देगा? टारगेट प्रोटीन, मतलब जो आपने चाहा वो प्रोटीन इसने बना दिया। ठीक है? वन हैज टू बी कंसिडर। कह रहा है ये हमें कितने अमाउंट में चाहिए? लार्ज स्केल पे चाहिए। कह रहा है कैन यू थिंक एनी रीजन व्हाई इट इज नीड एट द लार्ज स्केल प्रोडक्शन? कह रहा है चलो थोड़ी पहले चलते हैं। एंटीबायोटिक किसको चाहिए? मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों को चाहिए। अब आप बताओ, एंटीबायोटिक अगर हम एक दो कंपनियां बनाएंगी तो क्या पूर्ति कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। ठीक है ना? उसी तरीके से वैक्सीन के लिए देखो, मारामारी आपने देखी थी, बताइए,
लाइन लगा के वैक्सीन लगती थी और फिर भी बुकिंग नहीं होती थी, स्लॉट बुक ही नहीं होते थे। इतना बड़ा भारत देश है, उसमें से भी कई लोगों ने तो लगवाई ही नहीं, कई लोगों ने लगवाई, कई लोगों की एक ही डोज लगी, कई लोगों की 2 नहीं लगी, कितने लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया। तो वही कह रहे हैं, कहने का मतलब है क्यों नहीं लिया, क्राइसिस बहुत ज्यादा थी, लड़ाई झगड़ा करके कौन लगवाने जा रहा है। वो कहता है भाई कोरोना हो जाए उससे बचो, पहले हम पता लगा क्यू में लगे हैं और हमको कोरोना वैसे ही हो गया, वैक्सीन लगवाने के चक्कर में कोरोना गिफ्ट ले आए है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, इसलिए बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बोलूं आज मिल्क गाय वगैरह से कहां बहुत ज्यादा निकाल पाते हैं, वो लोग प्रोसेस करके बना लेते हैं। मतलब गाय का मिल्क यूज करती है अमूल कंपनी, ऐसा नहीं करती, पर कम करती है, उसमें मिल्क पाउडर मिला के और उसको प्रोसेस करके और उसमें सारे टेक्सचर मेंटेन करके बायोटेक से बना लेती है, और वो उतना ही सेफ है जितना एक काऊ मिल्क का है, वरना कंपनी बंद हो गई होती। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन, कहता है यदि कोई प्रोटीन कोड करने वाला जीन एक्सप्रेस किया जाए हेट्रोलोगस होस्ट में, अभी बोला था ये वर्ड, अगर किसी और की प्रोटीन वाला जीन मेरे अंदर डाल दिया जाए तो मैं कैसा होस्ट, होमोलोगस की हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस होस्ट। और इस प्रोटीन को क्या नाम दोगे, ये मेरी प्रोटीन है कि नई प्रोटीन बनी, तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन गई, बताओ होस्ट को क्या बुलाएंगे, हेट्रोलोगस होस्ट। जैसे किसी और साल्मोनेला टाइफीमूरियम का मान लो जीन डाल दिया गया ई कोलाई में, तो बताओ ई कोलाई क्या हुआ, और मान लो उसके अंदर कोई मान लो रेजिस्टेंस वाला जीन ना डालते, प्रोटीन बनाने वाला जीन डालते, तो प्रोटीन जो बनती वो क्या कहलाती, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन इन स्मॉल स्केल, कह रहा है अगर आपको छोटे स्केल पे चाहिए तो आप लैब में ही ग्रो करा सकते थे। अगर आपको 10-12 ग्राम 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा लो, लेकिन द कल्चर में बी यूज्ड एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन, कह रहा है अब आपको डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए, इसका मतलब आपको ज्यादा चाहिए, और उसके बाद प्योर फॉर्म में भी चाहिए इसके लिए, और उसके बाद उसको सेपरेशन भी करना पड़ेगा। मान लीजिए जो चीज बन रही है वो प्योर, उतनी प्योर थोड़ा ना बन रही है, कुछ इंप्योरिटीज आ ही जाती है, उस इंप्योरिटीज को भी हमें सेपरेट करना है। जैसे जब गुड़ बनता है, जब गन्ने का जूस को उबाला जाता है, गुड़ बनता है, उसमें बहुत सारे कचरा भी आ जाता है, छाननी से छान छान के अलग करते हैं, झाग आ जाता है, उसको निकाल के अलग कर देते हैं, अगर वो रहा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी, गुड़ अल्ट्रा फाइंड हो जाता है, देखा होगा। तो कह रहे हैं ना इंप्योरिटीज रह जाती है उसमें। जैसे गेहूं जब कट के आता है कहीं से भी फील्ड से, तो उसके बाद उसमें कुछ सरसों के दाने, देखा होगा, कुछ कंकड़, कुछ पत्थर, कुछ ये सब, कुछ अनवांटेड जो वो होते हैं उनके कटिंग वाले जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, है ना, गांठे जैसी होती है उसमें, वो सब आ जाते हैं, कुछ हस्क आ जाता है, भूसा वगैरह आ जाता है, उसको अलग करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है सेपरेशन भी करना पड़ेगा। द सेल कैन बी मल्टीप्लाइड इन कंटिन्यूअस कल्चर, कह रहा है अगर आपको कंटिन्यूअस कल्चर कराना है तो आपको एक तरफ से मटेरियल निकालना पड़ेगा और दूसरी तरफ से डालना पड़ेगा। देखो जैसे आटा कैसे पिसता है कंटिन्यूअस कल्चर में, गेहूं कैसे पिसता है कंटिन्यूअस कल्चर में कि डिसकंटिन्यूअस कल्चर में, अरे वो आप लोग आटा ही कहते हो ना, इसलिए मैं आटा बोला, जन जी से सीख रहा हूं, है ना। तो गेहूं डालते समय, गेहूं जब डालते हैं, एक तरफ गेहूं डालते हैं, दूसरी तरफ पिस के निकलता रहता है, क्या ये प्रोसेस कभी रुकती है? जैसे इनका बोरा डाल दिया, अब जरा सा इतना रह गया है, अब मेरा वाला लोड कर दिया, अब मेरा वाला खत्म नहीं हुआ, इतना रह गया है, इनका वाला डाल दिया, मतलब ऐसे कंटिन्यूअस पिसता रहता है, और एक तरफ से मटेरियल लोड और दूसरी तरफ से ड्रेन आउट, एक तरफ से ड्रेन आउट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से लोड कर रहे हैं, ठीक है। देखो लिखा है वन साइड से ड्रेन आउट और दूसरे साइड से फ्रेश मीडियम ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड मेंटेन द सेल फॉर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव, ताकि ऐसा वातावरण मेंटेन करते ताकि हमारी सेल फिजियोलॉजिकली बहुत एक्टिव बनी रहे। और जो सबसे एक्टिव फेज कहलाती है, जिसमें सबसे ज्यादा वो प्रोडक्ट बनता है, उसे एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज बोलते हैं। लैग, लॉग, या फिर देखो लैग या लॉग, अरे पढ़ चुके हो आप, लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज, तो किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होती है? तो इसलिए लॉग याद रखना, लैग नहीं। लैग मतलब होता है, कहते नहीं सर वो हम लैग कर गए, लैग कर गए मतलब पिछड़ गए, मतलब आप पिछड़ गए, और लॉग मतलब होता है आगे बढ़ जाना,
कोई चीज लॉग में होगी बहुत तेज बढ़ेगी, बोलो सही है ना। तो लॉग का दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल फेज। बताओ जे शेप में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वैसे तो जियोमेट्रिक में भी पढ़ा था, जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व में भी पढ़ा था, लेकिन इसके बाद स्टेशनरी आ जाती है, जबकि जे शेप में स्टेशनरी फेज नहीं आती है। लिखा हुआ है इस तरह के कल्चर मेथड में हम लार्ज बायोमास प्रोड्यूस करेंगे कि स्मॉल, हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन ऑब्टेन करेंगे कि लोअर यील्ड, हायर यील्ड, हायर यील्ड। स्मॉल वॉल्यूम जो है वो आपको अच्छा उत्पादन क्षमता नहीं देगा। अगर आप चाहते हो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना तो आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा? बायो रिएक्टर का दूसरा नाम होता है वेसल, या फिर बोलते हैं फर्मेंटर। फर्मेंटर, इसमें आप कितना बना सकते हो प्रोडक्ट? 100 से 1000 लीटर तक। कितने? 100 से 1000 लीटर तक कैन बी प्रोसेस्ड, ठीक है ना। जितना आपको चाहिए उतना बना लो, मतलब आपको 100 चाहिए, 150 चाहिए, 950 चाहिए, इतना आप बना सकते हो। बायो रिएक्टर कैन बी थॉट टू बी ए वेसल, ये देखो आ गई बात, वेसल बोला था मैंने, वेसल है जिसमें रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाएगा डिजायर्ड प्रोडक्ट में, वेयर रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये लाइन टू लाइन आती है सब। इंडिविजुअल एंजाइम बना सकते हो, एसेट्रा, मतलब आप कोई जीन बना सकते हो, आप डीएनए वैक्सीन बना सकते हो, आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग द माइक्रोबियल प्लांट या माइक्रोबियल एनिमल या माइक्रोबियल ह्यूमन सेल, कुछ भी यूज कर लो, ठीक है ना, अरे होस्ट के रूप में। बायो रिएक्टर हमेशा कौन सी कंडीशन पैदा करता है? ऑप्टिमम कंडीशन। बायो रिएक्टर में इतना अच्छा प्रोडक्ट क्यों बनता है? आपने देखा होगा कि कभी अमूल मिल्क का वो देखो प्लांट, कभी सर्च करना गूगल पे आ जाएगा, अमूल मिल्क का प्लांट देखोगे तो बहुत सारे बायो रिएक्टर आपको दिखेंगे, यानी वेसल्स दिखेगी। उसमें एक तरफ से गाय का दूध डाल देते हैं, मिल्क पाउडर डाल देते हैं, और जो 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 रिक्वायरमेंट होती है वो डाल देते हैं, और उसके बाद उसको कस के घुमाते हैं, और तब तक घुमाते हैं जब तक कि उसका टेक्सचर उनके अकॉर्डिंग मेंटेन नया हो जाए। और वो लोग ऐसे मैनुअली नहीं चेक करते हैं कि उंगली डाल के टपक रहा है कि नहीं, ऐसे है ना, ऐसे नहीं, मशीन बताती है उनकी मशीन बताती है कि इतने पे आके रोकना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट तक का उसमें वो डाटा होता है। जैसे कोई किसान है, पानी मिला के लेके आए, उनकी मशीन रिजेक्ट कर देती है, दूध का दूध, पानी का पानी कर देती है, उनको पानी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, कह रहा है ऑप्टिमम कंडीशन पैदा कर देता है बायोरिएक्टर, और ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए, और क्या क्या कंडीशन पैदा कर देता है? टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है, पीएच को मेंटेन किया जा सकता है, जो कि मैंने बताया था। एंजाइम को काम करने के लिए उचित तापमान चाहिए, एंजाइम को काम करने के लिए उचित पीएच चाहिए, एंजाइम सबस्ट्रेट की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, याद करो, और सॉल्ट भी चाहिए ताकि वो एक्टिवेटर की तरह काम कर सके, विटामिन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, एसेट्रा, कुछ भी चाहिए। बायो रिएक्टर जो होता है ना, दो टाइप का होता है, एक स्टीयरिंग टाइप और एक स्पार्क डिस्चार्ज वाला। देखो दो टाइप का है, ये वाला ये है, ये ऐसे घूमता रहता है अपनी एक्सिस पे, देखो घूम रहा है। ये वाला स्पार्क वाला जो है ये ऐसे घूमता रहता है, इसमें देखो नीचे ये ब्लेड लगी है, अपनी एक्सिस पे टर्न कर रही है, और इससे झाग पैदा होता है, बबल पैदा होते हैं। ये रहा ऑक्सीजन बबल, देखो बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। बबल फटते हैं, फूट जाते हैं तो हवा अंदर आ जाती है, हवा अंदर आ गई तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर की डिक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। याद करो जितने भी एक्वेरियम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बाहर भी लगा है, हमारे केबिन में भी लगा हुआ है, तो देखा होगा उसमें फिल्टर लगा हुआ है। वो फिल्टर क्या करता है? बबल ही तो निकालता है, बबल निकालने से ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाता है ताकि मछलियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल सके। अगर वो आप निकाल दोगे तो दो खतरे हैं, एक तो पानी फिल्टर नहीं होगा, दूसरा ऑक्सीजन की बहुत डेफिशिएंसी हो जाएगी और मछलियां मर सकती हैं। तुरंत नहीं मरती हैं, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला हो गया स्पार्क डिस्चार्ज, इसमें आप देख पा रहे हो बबल पैदा हो रहे हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और ऊपर देखो ये जो ये लहरें पैदा हो रही हैं, ये इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, और ये गैस इंटरटेनमेंट है, ये गैस इंटरटेनमेंट है, ठीक है। ये वाला ये हो गया, ये वाला देखो इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही घूमेगा, पर इसमें ब्लेडें देखो बहुत ज्यादा होती हैं, ब्लेडें कई श्रेणी में है। यहां जो ये बॉटम से लेके यहां तक की ब्लेडें हैं,
उनको बोलते हैं फ्लैट ब्लेड इंपेलर। इंपेलर मतलब समझते हो, घूमने वाला, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, जैसे ये घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, वो भी घूमेगा, पूरा पूरा ऐसे घूमेगा। देखो वो, ये एनिमेशन है और ये क्या है, पिक्चर है। पिक्चर में तो रुका हुआ ही दिखाई पड़ेगा ना, पिक्चर में चलती हुई कार दिखेगी क्या? नहीं, तो वही है, ऐसे ही ये भी घूमेगा। इसका नाम क्या है पूछा गया, फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर। और अंदर क्या भरा हुआ है, कल्चर ब्रोथ, यानी जिस चीज को कल्चर, कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम। अच्छा, यहां से क्या देते हैं, स्टीम। स्टीम इसलिए देते हैं कि माइक्रोब्स कोई पनप ना जाए, कोई माइक्रोब्स अनवांटेड पनप ना जाए, और यहां से स्ट्राई लेयर निकाल देते हैं। भाई स्टीम दोगे तो अंदर गैस बनेगी, और अगर नहीं निकाला तो फट जाएगा, इसलिए इधर से स्ट्राई लेयर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर देखो, फिर उसके बाद स्ट्राई लेयर यहां से दे दी गई, या जरूरत लगी तो निकाल दी गई। फिर यहां पर एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए, एसिड बेस यानी पीएच को मेंटेन करने के लिए कंट्रोलर है, कितनी एसिडिटी अंदर चाहिए, कितनी बेसिसिटी चाहिए। सभी के लिए रिक्वायरमेंट सेम होती है कि अलग अलग? हर खाद्य पदार्थ, हर चीज अलग अलग पीएच की हो सकती है। आप बताओ, मैं आपको सिट्रिक एसिड दूं, नींबू, तो कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक? मैं आपको अगर मान लो खीरा दूं, ककड़ी दूं, ये सब कैसा है पता है, एल्केलाइन। ये सब एल्केलाइन है, ये सब वो है स्वभाव में एल्केलाइन। और एल्केलाइन चीजें बॉडी के लिए बड़ी फायदेमंद होती है, और एसिडिक चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ, सिट्रिक एसिड खतरनाक नहीं है, नॉट ऑल द एसिड आर डेंजरस टू द बॉडी, पर मोस्ट ऑफ द एसिड आर डेंजरस टू द बॉडी, ठीक है ना। तभी तो आपने सुना होगा आजकल एल्केलाइन वाटर का ट्रेंड बढ़ रहा है। जो काला काला पानी आता है, इवोका क्या ऐसे कुछ करके आता है, जो विराट कोहली पीते हैं, वो सब एल्कलाइन वाटर है। जितने भी आजकल पानी आ रहे हैं 100-100 200 रुपए वाले, सब एल्कलाइन वाटर है कुछ नहीं। खाली क्या है ना, एल्कलाइन वाटर तो आप नॉर्मल पानी में खीरा डाल दो, ककड़ी डाल दो, और वो ये सब डाल दो, बन जाता है, वही एल्कलाइन वाटर है। तो ये मोटर है ताकि स्पीड कंट्रोल हो, अगर घूमेगा तो स्पीड कंट्रोल हो। पता लगा इतनी तेज घूम गया कि फट गया, या इतनी स्लो घूम रहा है कि प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए मोटर लगी होनी चाहिए। मीटर बताता है कितने आरपीएम पर चल रही है, आरपीएम समझते होगे, राउंड पर मिनट। और उसके अलावा ये वाला हो गया, एक हो गया स्पार्क्ड और एक हो गया सिंपल, ये सिंपल वाला था। और इसका बेस कर्व होता है, इसका बेस फ्लैट होता है। देखो स्टीरर रिएक्टर क्या होते हैं, स्टीरर का मतलब होता है घूमने वाले, जो घूम रहे हैं। स्टीयरिंग मतलब होता है मिलाना, घुमाना। तो ये क्या लिखा है, स्टीरर रिएक्टर यूजुअली सिलेंड्रिकल होते हैं या तो कर्व बेस वाले होते हैं। बताओ सिलेंड्रिकल थे कि नहीं थे, बेस कर्व हो सकता था कि नहीं हो सकता था? कह रहा है या तो सिलेंड्रिकल होंगे, सिलेंडर का बेस तो नॉर्मल होता है, या तो कर्व बेस वाले होंगे, अभी दिखाया, ताकि आसान हो जाए। क्या आसान हो जाए? मिक्सिंग। स्टीयरिंग का मतलब ही होता है मिक्स करना, कहते हैं स्टीरर। अरे आजकल क्या हो रहा है, आजकल कुछ कॉफी वगैरह का ब्रांड आता है, उसके साथ स्टीरर मुफ्त में दे देते हैं। अरे पीछे वो लगा होता है मोटर, और आगे ऐसे पत्ती जैसा निकला होता है, घूमता है अपने एक्सिस पे, तो उससे मिक्स हो जाता है। हम लोग पहले पुराने समय में क्या करते थे, पुराने समय का मतलब स्टीरर तो अभी अभी आए हैं कोरोना के आसपास। उसके पहले हम लोग कॉफी पीते थे तो कॉफी को फेंटते थे, कॉफी चीनी कम से कम 15 मिनट फेंटो, अगर मस्त चाहते हो बनाना तो थोड़ा दूध डाल दो, फेंटते रहो फेंटते रहो फेंटते रहो फेंटते रहो फेंटते रहो फेंटते रहो 15 मिनट। जब झाग बन जाए उसके बाद डाल के पियो, जो स्टीम कॉफी है वो फेल हो जाएगी उसके सामने। उसको बोलता है स्टीरर टाइप। तो आजकल स्टीरर क्या मोटर वाला आ गया है, तो वो साथ में गिफ्ट में दे देते हैं, तो उसका गिफ्ट में कुछ नहीं मिलता, चार्ज जुड़ा होता है। ऐसे मिलता था 250 का पैकेट, वो बोलता है ये स्टीरर मुफ्त है, 499 ओनली। मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, तो यानी स्टीरर का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से मिला देना। स्टीरर आसान बना देता है किसको, मिक्सिंग को। और क्या मिला देता है, ऑक्सीजन। कहां पे, एक जगह की पूरे में, पूरे में थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। अब मिक्सर ग्राइंडर में कुछ डालोगे तो पूरे में पूरा पीसेगा कि कुछ चीजें पीसेंगी। मसाले सारे डाले तो सारे पिस जाएंगे कि कुछ एक जैसा, कलर एक जैसा हो जाएगा कि अलग अलग, एक जैसा हो जाएगा। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड, कह रहा है एयर बबल कर सकते हैं, केस 2 की बात कर रहा है, स्पार्क्ड वाले की बात कर रहा है, थ्रू द रिएक्टर। कह रहा है समय पर एयर भी बबल कर सकते हो ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाए। इफ यू लुक द फिगर क्लोजली यू विल सी द बायो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बायो रिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम, यानी बायो रिएक्टर घूमने वाला सिस्टम है, घूम रहा है, घुमा रहा है चीजों को।
एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी था, और देखो फोम ब्रेकर भी था। ऊपर की जो 4 ब्लेडें थी, देखो 4 ब्लेडें, ये वाली 4 ब्लेडें जरा देखो, ये देखो ये 4 ब्लेडें जो थी ये फोम ब्रेकर था। ये जो 6 ब्लेड वाला था वो क्या था? फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर। इस बार आया था इस पे क्वेश्चन, हर बार आता है। इस बार भी जब आप पढ़ोगे तो बोलोगे यार ये तो पढ़ा था हम लोगों का। अब पहले ही सोच के जा रहे, गलत हो जाएगा। तो कह रहा है अगर आप फिगर को देखोगे तो एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोलर सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम है, पीएच कंट्रोलर सिस्टम है, थोड़ा सा सैंपल निकालने के लिए सैंपलिंग पोर्ट भी है, और इससे आप स्मॉल वॉल्यूम को निकाल सकते हो बार बार ताकि टेस्ट कर लो द प्रोडक्ट इज रेडी और नॉट, प्रोडक्ट रेडी है कि नहीं है। अब लास्ट स्टेप आया डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? ठीक है ना, डीएसपी, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। कह रहा है अगर बायोसिंथेटिक स्टेज मतलब प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया तो उसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक स्टेज। अगर वो रेडी हो गया तो अब आप एक प्रोसेस से गुजारोगे उसको, थ्रू द सीरीज ऑफ प्रोसेस। मार्केट में ले जाने से पहले, फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने से पहले आप उसको एक प्रोसेस से गुजारोगे। इसी प्रोसेस में 2 चीजें सम्मिलित होंगी। एक तो आप बायोरिएक्टर से निकालोगे, निकालने को क्या बोलते हैं, और उसके साथ अगर कोई इंप्योरिटी आ गई तो उसको प्योर करोगे, प्यूरिफिकेशन। और दोनों को कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं? डीएसपी, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। प्रोडक्ट जो होता है उसका फार्मूला भी लिखना जरूरी है। फार्मूलेशन जरूरी है कि नहीं है? इसमें यह पाया जाता है आपकी चॉकलेट के पीछे लिखा होता है, आपके कुरकुरे के पीछे लिखा होता है, आपके हर चीज के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। आप देख लो दवाओं पे तो लिखा ही होता है, हर चीज पे फार्मूलेशन होता है। सच प्रिजर्वेटिव विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, और उन्हें कौन सा प्रिजर्वेटिव मिलाया गया ये भी लिखा रहता है। सच फार्मूलेशन हैज टू क्लिनिकल ट्रायल एज इन केस ऑफ ड्रग। बोलते हैं इस तरह के फार्मूलेशन बड़े मदद करते हैं क्लिनिकल ट्रायल के समय। वो भी कब? जब दवाओं का कर रहे हैं। खाने पीने चीजों का को क्या क्लिनिकल ट्रायल पे भेजते हैं? खाने पीने की चीजों को शुद्धता से जांच करते हैं, ना कि क्लिनिकल ट्रायल से। लेकिन दवाओं का फार्मूलेशन करते हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे कि एवेई? स्ट्रिक्ट, यानी बहुत अच्छे से टेस्ट करेंगे, क्योंकि गलती से भी अगर गलती हो गई, किसी की वो जान चली गई तो वो कंपनी ही बंद हो जाएगी। सोच के देखो, अगर किसी कोई ये क्लेम कर दे कि हमको फलाना दूध पीने से मेरी जान चली गई तो अरेस्ट हो जाएगा, पूरा कंपनी बंद हो जाएगी। अगर कोई, आपने देखा नहीं नकली दवाएं क्या होती हैं? कुछ कंपनियां हैं जो डुप्लीकेसी कर लेती है, ठीक है ना, डुप्लीकेसी करके कुछ दवाएं अपनी भेज देती है। मान लिया सिप्ला कंपनी, है नाम नहीं लेना चाहिए, मान लो कोई कंपनी है बहुत ब्रांडेड और उसकी कॉपी करके किसी और ने वो बना के उसके नाम पे बेच दी, तो अब वो ओरिजिनल थी, महंगी पड़ती थी, ये सस्ती थी, लेकिन असर नहीं दिखाएगी। पता लगा किसी की जान बचने वाली थी, अब वो मर गया। वो है नकली दवाएं। तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल करेंगे कि नॉर्मल? ठीक है। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी करता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। वेरी करता है कि सेम रहता है? वेरी करता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो ये यहां पर हो गया आपका पूरा फिनिश। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये बताइए, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियस टू मेक द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन
by using PCR, high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following step of PCR can be affected first? कौन सा? डीनेचुरेशन। कह रहा है अगर पहले चरण में हमने तापमान को नियंत्रित नहीं किया, तो तापमान अगर नियंत्रित नहीं करोगे हाई टेम्परेचर, तो डीनेचुरेशन इफेक्ट हो जाएगा और डीएनए खुलेगा ही नहीं, तो पीसीआर कर ही नहीं पाओगे। प्लाज्मिड PBr322 has PST1 recognition enzyme site within the gene ampicillin। एम्पिसिलिन में PST1 था ना पीबीआर में। कह रहा है कि कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था, अगर एंजाइम यूज कर लिया गया वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन वाला, इफ दिस एंजाइम इज यूज फॉर इंसर्टिंग a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain, तो क्या होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन? Transformed cell will have ability to resist ampicillin as well as produce beta galactosidase। हाँ सही है भाई, आपने ये वाला जीन भी लिया है और आपने ये क्या बोला है, अगर PBr322 है, चलो लिख लो, ये PBr322 है, ये PBr322 है और ये एम्पिसिलिन वाला रीजन है, ठीक है ना। यहां पे कह रहा है PST1 है, PST1 है, ठीक है। फिर कह रहा है इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। कह रहा है अगर एंजाइम यूज कर लिया जाए इंसर्टिंग ए जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन, अगर मान लो यहां एंजाइम यूज कर लिया गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन, यहां पर कहीं पे भी कर लिया गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन ई कोली। मान लो इसको आपने इंसर्ट कर दिया ई कोली में, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो आई गई और ये वाली प्रॉपर्टी भी आ गई, दोनों आ गई। ये कहां बोला है कि एम्पिसिलिन की जगह इंसर्ट किया है, तो यानी ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट द एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सही है। ये बताइए विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन के समय किया था, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में किया था, जीन एम्प्लीफिकेशन प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं करते, प्यूरिफिकेशन के लिए कहां करते हैं? ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट डीएनए, पढ़ा था अभी स्पूलिंग के समय। देखो लाइन टू लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पीसीआर? डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, बी ऑप्शन। बताया था ना कि आया हुआ क्वेश्चन है। डीएनए स्ट्रैंड ऑफ ए जेल स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड, तो ब्राइट ऑरेंज बैंड कल कराया, दिखाया भी था। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इको R1, गटक सटक कौन सा है? हाँ पहला ही सही, गटक सटक। स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच रिकॉग्नाइज बाय द इको R1, वही है ना, सेम ही है। चूज द करेक्ट पेयर फॉर फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट है? देखो लाइगेज ज्वाइन कर रहा है, सही है, ये तो सही है। आगे पॉलीमरेज ब्रेक कर रहा है, गलत कर रहा है। न्यूक्लियस सेपरेशन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड, गलत, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस कट्स द विद इन द की एंड, तो ये भी गलत हो गया। ये गलत, ये सही। वैसे तो पहला ही सही था, लेकिन बाकी भी हम लोग ने देख लिया। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू RE। ईच RE फंक्शनल बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक, ठीक है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक, ये भी सही है। स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेसिस, सही है। कौन सा फिर है? कौन सा? कह रहा है RE के लिए कौन सी बात गलत है? ये गलत है भाई, ये RE का काम थोड़ा ना है, बताओ। RE का लाइगेज से क्या लेना देना है कोई? लेकिन ये देखो, ये है पैलिंड्रोमिक का लेना देना था। अच्छा देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया गया था, लेकिन लाइगेज का RE से क्या लेना देना है?
देख लो, ये 2020 में ही आया था। अब बताइए, जेल इलेक्ट्रो, वही है, देखो सीधे सीधे, नहीं, जेल इथीडियम ब्रोमाइड और यूवी रेस, बी होगा, बी। Which of following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzyme? Bioreactor. DNA precipitation out of mixture of biomolecules can be achieved by the treatment of chilled ethanol. Following statement describe the character of the RE. Identify the incorrect statement. The enzyme recognize the palindromic, सही है. Enzyme cut the DNA molecule and identified position within the DNA, सही है. The enzyme DNA at specific site cut only one of the two strand, गलत. दोनों स्ट्रैंड को कट करता है और सुगर फास्फेट को ही कट करता है. करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द पॉलीमरेज. करेक्ट ऑर्डर देखो दोबारा पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, रिपीटेड है, दोबारा आया है. व्हाट इज द क्रिटेरिया फॉर द डीएनए फ्रेगमेंटेशन, डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव एग्रोस जेल ड्यूरिंग, तो क्या होगा? स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज होगा तो फार्दर इट्स मूव. लाइन है एनसीईआरटी की, जितना छोटा उतना दूर जा चुका होगा. कल मैंने डिस्कस भी किया था, जितना छोटा उतना दूर जा चुका होगा. और पॉजिटिवली चार्ज तो होता नहीं, तो गलत हो गया. ये निगेटिवली चार्ज होता है पर मूव नहीं करेगा, ऐसा कैसे होगा? फिर कह रहा है लार्जर फ्रेगमेंट साइज फार्दर, गलत, पहला सही है. द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन द एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्ट्रेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड. देख लो, ये भी रिपीट हुआ है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो डाउन स्ट्रीम, देखो सेम लाइन उठाई है, देख लो, मतलब लाइन से बाहर आ ही नहीं रहा है पेपर. अब कोई फालतू में आपको पढ़ाता रहे साल भर और कोई क्वेश्चन आए ही नहीं, फायदा क्या है? उतना वही पढ़ो. देखो ऐसा नहीं है, कुछ लोग इतना डीप पढ़ा देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है. जितना आता है अगर वही पढ़ लो तो सेलेक्ट हो जाओगे. हमको कौन सी पीएचडी करनी है? हमको तो भैया सेलेक्ट होना है, हमको पीएचडी नहीं करनी. डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, हाँ, तो निगेटिवली चार्ज, ये आइदर और वाला कोई फंडा नहीं, सीधे सीधे फास्फेट के कारण. द जीन हु एक्सप्रेस हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट सेल आर नोन एज सेलेक्टेबल मार्कर. ये बताइए, थोड़ा बड़ा आया था क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस है. Fate of piece of DNA carrying only one gene of interest which is transferred into the alien organism, मतलब मनचाहा जीन जो डाला गया उसका फ्यूचर क्या होगा? The piece of DNA would able to multiply itself, गलत हो गया भाई. अगर आपने कोई डीएनए डाल दिया, वो भी इंटरेस्टेड वाला, एलियन ऑर्गेनिज्म में, तो मल्टीप्लाई क्यों? वेक्टर के साथ डालना था, ओरी कहां है उसके पास? यही तो एनसीईआरटी की लाइन है. फिर इट में गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ, में लगाया है, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलो देखेंगे अभी. और इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग द होस्ट डीएनए, इट में बोला है, में मतलब अगर जुड़ा तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, देखते हैं अभी. एलन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, हाँ ये इसका पार्ट नहीं होगा. और इट्स सो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ऐसा नहीं करेगा. तो कौन कौन सा सही लग रहा है? The alien piece of DNA is not the integral part of chromosome. पहला तो गलत हो गया. अब दूसरा लिखा है इट में गेट इंटीग्रेटेड टू जीनोम ऑफ रेसिपिएंट, सही है. और तीसरा, इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, हो सकता है. Alien piece of DNA is not an integral part of the chromosome, तब तो गलत हो गया ये. तो दूसरा और तीसरा, ये बताइए.
हिंड सेकेंड ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूल 6 बेस पेयर। ये देखिए ये आया था, कह रहे डायग्राम को देख के बताना एक्स और वाई क्या है। एक्स क्या है और वाई क्या है? रोप। तो पढ़ के देखो, एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू द एंटीबॉडी एंड वाई गलत हो गया। द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, सही है यहां तक, एंड वाई फॉर द, ये सही है, यही सही है ना। अच्छा इसको भी पढ़ ले, एक्स इज इन्वॉल्व इन, उल्टा लिखा हुआ है, गलत हो गया। द जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइड, ये भी गलत हो गया। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो आप। टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग, तो कौन सा हो जाएगा? सी। विच इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, प्रोब नहीं होता है। बीएससी वाईएससी जेनेटिक्स में पढ़ा था, और ये देखो पीबीआर 322 हमने अभी पढ़ा था। बायो इन जीन गन मेथड यूज टू, तो टंगस्टन या एंड गोल्ड। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब गलत ढूंढना है, ढूंढिए। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय द इथिडियम ब्रोमाइड, सही है। अच्छा फिर बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स द ब्लू कलर नीटू, इसका इससे मतलब नहीं है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ब्राइट कलर से मतलब है, द प्रोसेस ऑफ, ये इससे मतलब है, ये नहीं है, देख लो। ये स्टेटमेंट तो सही है, पर पता है क्या है, ये गलत है, ये इसका पार्ट थोड़ा ना है, बताओ उससे संबंधित कहां है, और वैसे भी ब्लू कलर दिया है। खैर ये हम नहीं कह सकते किसके लिए बोल रहा है, पर ये बताओ इथिडियम ब्रोमाइड का संबंध जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से था, उसी पैरा में दिया था। ब्राइट ऑरेंज कलर की बात हुई थी, यूवी रेस की बात हुई थी। अच्छा सेपरेशन को इल्यूजन कहा था, याद करो एनसीईआरटी में, तो कौन सा शब्द नहीं था इसका पार्ट, ये आपको आगे मिला था, ये आपको मिला था सेलेक्टेबल मार्कर में मिला था। बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ये बताइए कौन सा पैलिंड्रोमिक है? यही पहला ही है, वो तो ढूंढ लोगे ना, बहुत इजी होता है। ये स्टेटमेंट वाला आया, बताइए क्या होगा? आरई रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट द डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सही है। और आरई कट द डीएनए स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, ये भी सही है, तो दोनों ही सही हुए, फोर्थ ऑप्शन। ये बताइए इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर फॉर क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के लिए कौन सा फीचर नहीं है? हाँ, एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर टुकड़े टुकड़े हो गए तो जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगी? कॉम्प्लिकेट। जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगी? कॉम्प्लिकेट। याद आया कि नहीं आया कल वाली बात? अब आप देख लो कितनी लाइन टू लाइन से आता है ये। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हाँ सी, लार्ज स्केल पे अभी पढ़ा था 100 से 1000 लीटर। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल, तो डीएनए देखो ये भी रिपीट हुआ है, देख लो 23-21 में दोनों में आया और एक बार पहले भी आ चुका है। मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस, तो क्या होगा? सबसे पहले बताइए क्या होगा? आइसोलेशन करोगे, यानी सी हो गया, यानी ये दो ऑप्शन तो गए। अब बताओ सी के बाद क्या होगा? आइसोलेट के बाद कटिंग करोगे, कटिंग, तो सी के बाद बी आएगा। अब बी के बाद उसका एम्प्लीफिकेशन करोगे तो डी आ जाएगा, और बाद में इंसर्ट कर दोगे तो ए आ जाएगा। आंसर आ गया ये। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, हाँ सही है। पीसीआर में डीएनए को रेप्लिकेशन में यूज किया था, हाँ सही है। और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड टू सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ दोनों सही है, पर इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी असर्जन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट में ही दिया ना, हाँ। तो ये हो गया आपके सारे पीवाईक्यूज। तो यहां तक आपने आपको पीवाईक्यूज भी सारे करा दिए ताकि सारी चीजें कवर हो जाएं।